नस्ट एनईटी मैथ सेक्शन। ये मैथ सेक्शन की इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो है। इसका मकसद कोई कंप्लीट लेक्चर नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये मालूम होगा कि मैथ सेक्शन में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कुछ आसान क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दी गई हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से। तो आप देखें कि मैथ सेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन हो और बेहतर अंदाज में प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको कुछ प्रिलिमिनरीज भी आती हों। वैसे तो हर स्टूडेंट जाहिर है वो एफए या एफएससी ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आता है, तो उसे बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो भूल चुके होते हैं। उनको रिवाइज करने के लिए और नए टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर ये होता है कि आपको बेसिक्स बेहतर अंदाज में आती हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिलिमिनरी टॉपिक्स की वीडियोस भी देखें, जो कि इस चैनल में या इस वेबसाइट पर जहां पर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मौजूद हैं। आप अगर इनके पैनल में जाएंगे तो आपको प्रिलिमिनरी टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो किसी किस्म की भी तैयारी करने से पहले, यानी कि आप मैथ के एडवांस लेवल और मीडियम लेवल तक जाने से पहले, सबसे पहला काम ये करें कि आप बेसिक अर्थमेटिक को लर्न करें, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी बाद में, एलसीएम कैसे लिया जाता है, जीसीडी क्या होता है और किस तरह से मालूम किया जाता है, फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। फिर इसी तरह से पावर की ट्रीटमेंट है, यानी कि एक्सपोनेंट्स को आप लर्न करें कि एक्सपोनेंट्स के रूल क्या हैं और किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं। फिर इसी तरह से प्रिलिमिनरी में यह है कि आपको बेसिक अलजेब्रा भी आता हो कि टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन की वैल्यूज किस तरह से मालूम करते हैं। अर्थमेटिक के अलावा बेसिक अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, कोई इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, फिर खुद इक्वेशंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चीज़ें भी आपको लाजमी तौर पे पहले से आनी चाहिए किसी भी एडवांस टॉपिक पे जाने से पहले। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको पहले से आनी चाहिए बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्टली किसी भी एडवांस टॉपिक को लर्न करना शुरू करें या उसके लेक्चर्स लें। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मेन पार्ट है मैथ सेक्शन का, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री भी शामिल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट प्लेन वगैरह का पता हो पहले से। तो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करें और व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट प्लेन, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए बहुत आसानी के साथ प्रिपरेशन कर सकेंगे। अगर ये तमाम चीज़ें पहले से आपको मालूम होंगी तो आप नेक्स्ट टॉपिक्स में बहुत आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे और जो उनमें छुपे हुए यानी कि अंडरलाइन जो कंसेप्ट हैं उनको आसानी के साथ अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कोर टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले हैं नंबर सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इन तमाम के बारे में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के नंबर्स कौन कौन से हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, कि इनके पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट वगैरह के जो ऑपरेशन हैं वो किस तरह से नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। मसलन अगर हम कहें कि 4 का स्क्वायर रूट, तो आप देखेंगे इसका आंसर प्लस माइनस 2 होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 5 अंडर रूट को लें तो ये इरेशनल नंबर्स में आ जाएगा कि इसका प्रॉपर आंसर तो है ही नहीं। इसके बजाय जो भी हम आंसर लेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता हो तो नंबर सिस्टम्स आप आसानी के साथ कर सकेंगे। फिर है नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इसका डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ना भी आए तब भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमें इन इक्वेलिटीज़ के टॉपिक में जाकर कंपेयर करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए नंबर लाइन का जानना ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपरली नंबर्स को प्लेस करके देख सकें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। मसलन इसकी एग्जांपल देखें, नंबर सिस्टम पर बेस करता हुआ क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर। अब वो कहता है क्या है जी, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं। वो तमाम नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स हैं।
अब कंसेक्टिव इवन को देखें कि अगर पहला नंबर है 2, उसके फौरन बाद जो इवन नंबर आएगा वो है 4, फिर है 6, 8, 10। तो आप देखें कि इन सब में कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। आप 2 ऐड करते जाएं, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो आप ये देखें कि अगर दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स हों तो उनमें डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि x इज द फर्स्ट इवन नंबर। अब क्योंकि कंसेक्टिव लेना है हमने, इसके बाद फौरी तौर पे कौन सा नंबर आएगा, उसमें 2 का फर्क होगा, तो इसमें 2 ऐड कर दें। जैसे देखेंगे 2 से 4 पर जाने के लिए 2 ऐड हुआ, 4 से 6 पर जाने के लिए 2 ऐड हुआ, 6 से 8 पर 2 ऐड होता है। तो हमने x से नेक्स्ट नंबर पर जाना है तो 2 ऐड कर दिया। अब इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा होगा, वो होगा x प्लस 4, क्योंकि अब इस नंबर में 2 ऐड होगा। तो थर्ड नंबर होगा ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। अब उसने कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ इन तीनों का सम, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 30 के इक्वल। तो हमने इसको 30 के इक्वल कर दिया। तो यहां से आ गया 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 30 और 3x इज इक्वल टू 24, क्योंकि 6 इधर जाकर माइनस हो गया तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। तो पहला नंबर है 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है x प्लस 4। तो x की वैल्यू है 8, तो x प्लस 4 क्या होगा, वो होगा 12, यानी कि थर्ड नंबर होगा 12। पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर है 10 और थर्ड नंबर है 12, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो देखें इस तरह से नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है उन पर बेस करते हुए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर नंबर सिस्टम मालूम है, यानी कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी नेचर का पता है, तो आप आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि नंबर सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि वो इससे रिलेटेड टॉपिक में ही आएगा, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी तो अलजबरा में भी इस्तेमाल हो सकती है, नंबर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को प्रिपेयर करें, प्रॉपर तरीके से इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को मालूम करें। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को लर्न करें। इसकी लर्निंग के लिए इसी वेबसाइट यानी कि thecatonline.com में जहां आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये लेक्चर्स मौजूद हैं और इसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 7 इज एन इवन नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि n प्लस 7, वो कहता है कि इवन नंबर बनाना है, n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू क्या रखी जाए कि n प्लस 7 इवन हो जाए। हमने इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है n की वैल्यू फाइंड करके। तो आप ये देखें कि इसके कई मेथड्स हो सकते हैं। मसलन हम इसमें रैंडम नंबर डालते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखें, 8 हो जाएगा, लेकिन n की वैल्यू इसमें नहीं दी गई 1। 2 रखेंगे तो 9 होगा, वो ऑड नंबर है। n इज इक्वल टू 3 रखें तो ये 10 होगा जो कि इवन है, लेकिन इसमें चॉइसेस में 3 नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे तो मालूम हो जाएगी। या फिर तरीका ये है कि आप चॉइसेस में से डाल लें, 7 प्लस 7 14, यस दिस इज इवन। लेकिन 8 जब करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 ऑड नंबर है। 10 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 10 रखी जाएगी तो आंसर आएगा 17, n प्लस 7, तो जो कि ऑड नंबर है। n की वैल्यू 4 रखें तो 4 प्लस 7 इज 11, वो भी ऑड नंबर है। तो इस तरह से सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जिसकी वजह से ये इवन हो सकता है, क्योंकि 7 n की वैल्यू रखें और 7 इसमें ऐड करें तो 14 जो कि इवन है। और वो यही पूछ रहा था कि इवन नंबर आपने बनाना है, n की वैल्यू क्या रखी जाए। अब अगर हम इसे तीसरा एक और मेथड प्रोसीजर से करने लगे तो हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं इवन एंड ऑड की। लेकिन दो इवन नंबर को अगर ऐड किया जाए तो आंसर इवन ही आएगा। जैसे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, आंसर 6 है, वो भी इवन है। अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर ऑड आएगा।
जैसे 2 + 3 = 5। देखें 2 इवन नंबर है, 3 ऑड है, आंसर ऑड आ रहा है। लेकिन अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर होगा इवन। जैसे 3 + 5 = 8। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, आंसर जो आ रहा है वो इवन है। अब इस प्रॉपर्टी को देखें, क्योंकि जो हमें n+7 दिया गया है उसमें 7 ऑड नंबर है, तो इसमें अगर दूसरा ऑड नंबर ऐड करेंगे तो आंसर इवन होगा। अब चॉइसेस में से देखें, सिर्फ 7 ऐसा नंबर है जो ऑड है, बाकी सारे चॉइसेस इवन है, ये सब इवन है। तो इसका मतलब है 2 ऑड नंबर 7 + 7 आंसर इज इवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट 3 चीज जो अक्सर बच्चे भूल चुके होते हैं या कंफ्यूज होते हैं वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट बार, इनमें से कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले किया जाए, कौन सी ब्रैकेट पहले करनी है, कौन सी ब्रैकेट बाद में करनी है। तो ये आपको अरिथमेटिक के टॉपिक में लेक्चर मिल जाएंगे। फिर है एलसीएम। एलसीएम कैसे मालूम किया जाए, जीसीडी कैसे मालूम करें, फिर डिविजिबिलिटी क्या होती है, रिमाइंडर्स क्या होते हैं, कोशेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू। अरिथमेटिक में एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फिक्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। फिर एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपने टेस्ट में परफॉर्म करना है तो ये एक्सपोनेंट तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा क्वेश्चन को सही करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 44। देखें ये एक क्वेश्चन है जिसमें डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। 3 डिजिट नंबर, फिर लार्जेस्ट, आपने बताना है कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर जो 44 से फुली डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर देखेंगे क्या हो सकता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो सकता है 999, क्योंकि अगर आप इसको जरा सा बढ़ाएंगे ये 4 डिजिट हो जाएगा, आप इसमें 1 ऐड करेंगे ये 4 डिजिट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम नंबर है जो 3 डिजिट में है, इससे बड़ा नंबर 3 डिजिट का नहीं हो सकता। अब हम इसको 44 से डिवाइड करते हैं। देखें 44 से डिवाइड करेंगे, यहां आ गया 2, ये क्या 88, अब बाकी बचा 1 1 और इधर 9। अब ये कितने पर जाएगा, फिर 2 पर जाता है, तो ये 88 माइनस करें इसे 1 और ये 31। अब 31 रिमाइंडर है, अगर हम 999 में से 31 को लेस कर दें तो जो नंबर आ रहा है वो है 968। अब 968 को जब हम 44 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें से लेस हो चुका है। तो ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा 44 से, जो कि देखें ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर सेट्स, सेट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली आते भी हैं, लेकिन सेट्स बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से ओवरलैपिंग सेट्स हैं, वेन डायग्राम्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा वाले क्वेश्चन में हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो सेट्स को भी आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके लेक्चर्स लेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए सेट्स का, फिर व्हाट इज पावर सेट, लॉज ऑन सेट्स, ये तमाम टॉपिक आपको बेहतर अंदाज में तैयार करने चाहिए ताकि आप सेट्स के क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकें। मतलब एक क्वेश्चन देखें, 22 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 11 प्लेस फुटबॉल फ्रॉम द क्लास ऑफ 25। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं
25। इसमें से क्रिकेट के स्टूडेंट्स हैं वो हैं 22, और 11 प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल के स्टूडेंट्स हैं 11। और आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि दोनों गेम्स खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या है। अब हम इसको सेट्स की मदद से सॉल्व करते हैं। देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 22 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स 11, और इन का सेट ऑफ और ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि दोनों सेट्स में मिलाकर टोटल तादाद बनती है 25 की। ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर लें तो टोटल स्टूडेंट है 25। अब यहां पर सेट्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी minus the number of elements in the intersection of the both sets। अब A यूनियन B में दिया गया है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 22, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 11। अब इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन हमने बताना है, इसको आप एक्स रखें, क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों गेम्स खेलने वाले, जो लोग क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, वो इंटरसेक्शन है। यानी कि एक एक पर्सन जो दोनों गेम खेलता है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। वो सेट क्रिकेट के सेट में भी है और फुटबॉल के सेट में भी मौजूद है, तो हम उसको कह देते हैं एक्स, और एक्स ही हमने बताना है। तो अब यहां से आप सिंप्लीफाई करें इसको, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 8। अब आप ये देखें कि यहां पर डायरेक्टली हमने सेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, हालांकि ये देखने में सेट का क्वेश्चन नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फिर अलजबरा, जाहिर है अलजबरा के बगैर कौन सा टेस्ट है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो, अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं इक्वेशन बनेगी, कहीं ना कहीं वेरिएबल आएंगे। तो अलजबरा के बगैर तो कोई टेस्ट प्रिपेयर ही नहीं होता। तो इसलिए आपको अलजबरा की तरफ तो खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो अलजबरा में मास्टर होना पड़ेगा, लेकिन विद इन द लिमिट्स। ये नहीं होगा कि अलजबरा के लिए आप कोई एडवांस अलजबरा मास्टर लेवल तक पढ़ेंगे तो ये होगा, नो। अलजबरा की बेसिक प्रॉपर्टीज ही यूज होनी है। अक्सर देखने में आया कि टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं होते, यानी कि बड़े एक्सपोनेंट्स वाली इक्वेशंस नहीं होती। अगर होती भी हैं तो वो किसी सिंपल मेथड से सॉल्व हो सकती हैं। आपको कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूले और डिटेल प्रूफ और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बेसिक ही चाहिए, लेकिन आप एक्सपर्ट हों और अंडरलाइंग कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हो कि अलजबरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करें, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, और फैक्टराइजेशन वगैरह। ये चीजें आपको बेहतर अंदाज में आएंगी तो आप अलजबरा के क्वेश्चन कर सकेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल को देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है जबकि x इज इक्वल टू 0 हो। तो ठीक है, हमें दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। तो देखें, बाज़ औक़ात हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ दी गई है आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। इसमें आप x की जगह पर 0 पुट कर दें इसमें, तो क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। अब सिंप्लीफाई करने का है, यहां पर भी एक एक्सप्रेशन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अब हमें जरूरत होगी फैक्टराइजेशन की। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है आप इसको फैक्टराइज करें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। वहां से ऊपर में से कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3, फिर 2 कॉमन ले लें, लेस 2 टर्म्स में इनमें से 2 को कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 ओवर x प्लस 3। अब यहाँ ऊपर आपके पास हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर x प्लस 3। अब x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आपके पास आ गया सिंप्लीफाई होकर x प्लस 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फिर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी कोर टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जर्नल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर एक स्टेटमेंट मौजूद होती है और आपने उसको अंडरस्टैंड करके, जो स्टेटमेंट दी गई है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसे किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल अर्थमेटिक से उसे सॉल्व करते हैं और उसका आंसर देते हैं। यानी कि इसके सब टॉपिक काफ़ी हैं, मसलन रेशोज, प्रपोर्शंस, वेरिएशंस, परसेंटेज, वर्क प्रॉब्लम, डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम, ये बहुत सारे स्टाइल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में भी नॉर्मली ये है कि आप इनका एक सिंपल लेक्चर भी लेंगे तो इनकी बेसिक समझ आ जाती है। उसके बाद आपका काम है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और उसे कन्वर्ट करना कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये आपका कमाल होता है इसमें। तो इसको इसको करने के लिए आपको ना सिर्फ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए बल्कि ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है कि आप रेशोज के क्वेश्चन, वेरिएशन के क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है। मसलन परसेंटेज, परसेंटेज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसपे परसेंटेज ही टॉपिक होता है, लेकिन परसेंटेज का इस्तेमाल तो ग्राफ में भी हो सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी हो सकता है, ज्योमेट्री में भी हो सकता है कि ये एंगल दूसरे एंगल से कितने परसेंट ज्यादा है। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम 10% इंक्रीज कर दिया जाए और रेडियस चेंज ना किया जाए तो उसकी हाइट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। फिर इसी तरह से रेशो तो खास तौर पर ये तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है। आप वेरिएशन के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इनके इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स में ये इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन क्वेश्चन देखें, ए मैन हैज रुपीज ऑफ 40,000, ही स्पेंड 40% ऑफ हिज अमाउंट इन बाइंग ए कैबिनेट। उसके बाद टोटल अमाउंट थी 40,000, उसमें से उसने 40% खर्च किया और कैबिनेट खरीद ली, यानी कि ये अमाउंट अब कम हो गई, ये खर्च हो चुकी। बाय द 20% ऑफ द रेस्ट, यानी कि पहला काम जो उसने कैबिनेट खरीदी है उसको खरीदने के बाद जो बचेगा उसमें से ये 20% कहाँ खर्च करेगा, बाइंग ए कोट। तो पहले ये देखें कि जब 40% वो खर्च कर देगा तो उसके पास अमाउंट कितनी बची, तो उसके पास बच गई 60%, क्योंकि टोटल अमाउंट होती है 100%। ये जो 40,000 है ये 100% है उसके पास, उसमें से 40% खर्च हो गया तो अब उसके पास 60% बच गई, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप की बची हुई अमाउंट आएगी। अब तो इसको कैलकुलेट करें, ये बच गया 24,000। अब ये अमाउंट उसके पास बच गई है जिसमें से 20% खर्च करना, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आप समझें कि ये स्टेप खत्म। अब आपके पास अमाउंट है 24,000, इसमें से 20% खर्च करना है। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट अमाउंट ही हैज नाउ, यानी कि 20% खर्च करने के बाद उसके पास क्या बचता है। अब ये जो अमाउंट है दिस इज 100% फॉर द नेक्स्ट 20% या नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे 40,000 100% था फॉर दिस परसेंट, अब 24,000 जो कि बची हुई अमाउंट है, क्योंकि उसने क्या कहा है, बाय द 20% ऑफ द रेस्ट, जो बची है उसका 20%। अगर 20% खर्च करेंगे तो 80% बच जाएगा। तो ये कितनी अमाउंट उसके पास बचेगी,
ये आपके पास अमाउंट आएगी 2400 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये अमाउंट उसके पास लास्ट में बचेगी, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है। इफ 20 men कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 days। अब देखें यहाँ वेरिएशन का क्वेश्चन है, मैन दिए गए हैं 20 और उनको काम कंप्लीट करने में डेज लगते हैं 5। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन 10 days। 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। अब ये इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको इस मेथड के बारे में इल्म नहीं है कि ये एरो मेथड क्या होता है, तो आपको रेशोज एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर देखना चाहिए, जो कि इस वेबसाइट में और इस चैनल में मौजूद है। तो ये है इनवर्स रिलेशन। ये हो गया x/20 इज इक्वल टू 5/10। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10, यानी कि इसी काम को 10 डेज में करने के लिए मैन कितने चाहिए, 10, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। फिर है ज्योमेट्री के टॉपिक्स। ज्योमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होंगे। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट हैं वो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। तो इसलिए सॉलिड ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों, इसके तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अलजबरा में भी एक टॉपिक है जहां पर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ मुराद ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है। फिर है एंगल्स, एंगल एक्यूट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, ये तमाम एंगल्स और फिर इनकी प्रॉपर्टीज के, यानी कि अगर दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये तमाम प्रॉपर्टीज एंगल की, दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों तो 90 डिग्री होता है। फिर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, एरिया कैसे मालूम होगा, पेरीमीटर कैसे मालूम होगा। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, इनके बारे में, पॉलीगॉन्स, सिलेंडर्स, सर्कल्स, ये तमाम कंसेप्ट और इनसे रिलेटेड फार्मूले आपको आने चाहिए। और इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिंपल फार्मूले आने से ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसमें खासी मैनिपुलेशन होती है और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सामने आती हैं। उनकी लर्निंग होती ही प्रैक्टिस से है। मतलब एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखें, ए लैडर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। एक वॉल है, उसका उसके साथ एक लैडर यानी कि सीढ़ी लगी हुई है और उसका फुट यहाँ पर है, और ये दीवार से 15, ये लैडर है इस तरह, ये यहाँ जाकर इसे टच कर रही है। तो एंड वॉल स्टॉप रीचेज, और जबकि वॉल की जो हाइट है वो है 20, जहां पर लैडर उसको टच कर रही है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज, ये आपने बताना है। तो अब आप देखें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपके पास है 5 × 3 और ये है 5 × 4। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली आपको ट्राइड नजर आ रहा है। फर्स्ट ट्राइड है 3, 4, 5 का, तो ये होगा 5 × 5 यानी कि 25। एक्स की वैल्यू यहाँ 25 होगी। अब ट्राइड के बारे में अगर आपको इल्म नहीं है तो इस चैनल में या इस वेबसाइट में मौजूद एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर है ट्राइड्स पर भी और तमाम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पर, वो वीडियो आप देखें और उसमें से ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, ताकि क्वेश्चन जो ना विदाउट कैलकुलेशन, बहुत थोड़ी कैलकुलेशन के साथ आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइड आ रहा था, देखें 3, 4, 5, 3, 4 और ये 5, और ये 5 टाइम ऑफ दिस ट्राइड है, तो यहाँ 25 आएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन सी में।
If the radius of the circle increased 4 times, then its area increase should be. आप देखें कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल है, सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर सर्कल का रेडियस 4 टाइम इंक्रीज हो जाए तो ठीक है, नया एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू पाई, और अब आर की जगह पर आ गया 4r, 4 टाइम आपने इंक्रीज कर दिया, न्यू रेडियस जो है वो 4r हो गया, तो हमने 4r रख दिया, ये हो गया पाई इंटू 16r² और दिस इज इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर, 16a। ये तो इसका मतलब है कि अगर रेडियस को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए तो एरिया 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके अंदर कौन से कंसेप्ट हैं, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए, इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिड पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग ए लाइन, अलोंग ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, तो इस तरह ये मालूम होने चाहिए। फिर स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखें कि इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू 1 1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट से गुजरती है ये लाइन, और इस पॉइंट से गुजरती है, तो पहले हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का क्या होगा, 8 प्लस 2 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट आपके पास आ गया 5, और यहाँ से भी 5 5 5। अब वो जो लाइन पास करती है वो 1 1 और यानी कि ये पॉइंट और उनका मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, इसकी स्लोप बतानी है, तो स्लोप m किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये हो गया 5 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1, 4 over 4 is equal to 1, that's why the slope of the required line is 1, जो कि ऑप्शन ए में थी। डाटा एनालिसिस, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने क्या चीज़ लर्न करनी है कि व्हाट इज़ द एवरेज, मीन, मॉड, मीडियन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टेबुलर डाटा, कि हाउ टू डील विद टेबुलर डाटा, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी बहुत से क्वेश्चन आपको टेस्ट में नजर आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि एवरेज जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि बाज़ का इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि टॉपिक कोई और होता है लेकिन उसमें आंसर एवरेज निकालनी होती है, कि एंड पर जाकर वो एवरेज पूछ लेते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखें, इफ मीन एंड मॉड ऑफ सम डाटा आर 4 and 8, यानी कि मीन है 4 और मॉड है 10, मीडियन क्या होगा, तो यहाँ पर इन तीनों का जो रिलेशन है वो मालूम होना जरूरी है। वो क्या है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये प्रॉपर्टी आप लगाएं, इसमें मॉड की वैल्यू है 10, 3 मीडियन हमने मालूम करना है, माइनस 2 मीन है 4, तो ये हो गया यहाँ से, ये 2 इंटू 4 8, 8 इधर जाकर ऐड हुआ 18 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू 18 बाई 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका मीडियन है 6, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशोज, इसके भी आपको मोर देन 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो नजर आएंगे एंड नस्ट एनईटी के टेस्ट में, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाज टेस्ट में इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, रेशोज क्या हैं, यानी कि साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये तमाम आपको मालूम होनी चाहिए। फिर इनकी
आइडेंटिटीज क्या हैं, आइडेंटिटीज सारी मालूम होनी चाहिए आपको कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज, सम और एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटीज, डबल एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल फार्मूलाज, ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फिर राइट एंगल की प्रॉपर्टीज हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो है ही ट्राइंगल की डीलिंग, तो इसमें ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल के हों, वो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म में हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको खासा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया क्या गया है कि ए साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू बी कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री, जबकि आपने ये बताना है। तो यहाँ से क्रॉस करें कि b को इधर ले आए और साइन ऑफ 45 को इधर ले जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a ओवर b इज इक्वल टू कोसेकेंट 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन ऑफ 45। ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन ऑफ 45, जो कि इक्वल होगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 अंडर रूट। तो ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब आप देखें कि ये वैल्यू आ रही है a ओवर b की, जबकि हमने 4 पावर में बताना है, तो आप दोनों साइड पे 4 पावर ले लें। तो आप देखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ये बच गया आपके पास। ये आ गया 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। अब ये 64 जो है ये 2 की पावर 6 है, या ये इक्वल है 4 की पावर 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर कोर टॉपिक्स में से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉनिक सेक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अमूमन नॉन मैथ के लोगों के लिए खासा प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो कॉनिक सेक्शन में ख़ास तौर पर उनके लिए एक नई चीज़ होती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफएससी मैथ के साथ नहीं की, उनके लिए ये खासा कॉम्प्लिकेटेड सब टॉपिक होता है। लेकिन बहरहाल ये जनरल मेथड से थोड़ी सी कोशिश से ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल प्योर मैथ का और कॉम्प्लिकेटेड होगा कि फार्मूले याद होंगे, पूरे कंसेप्ट चाहिए, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें आप अगर इसको कंसल्टेशन से करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लें और उसके बाद सर्कल या पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह के फार्मूले याद करके उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। फैक्टराइजेशन खास तौर पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन भी इस्तेमाल हो सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए फैक्टरिंग यहाँ पर खासी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, फिर उस जब फंक्शन को पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, इन तमाम का भी जिक्र होगा साथ। तो ये भी आपको खास तौर पे पैराबोला और सर्कल, ये आपको लाजमी तौर पे समझने चाहिए, इसके लेक्चर भी लेने चाहिए, इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझें ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। अलबत्ता इलिप्स, हाइपरबोला, इस स्फीयर्स, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कभी कभार आ भी जाते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी रूट्स मालूम करनी है। रूट से क्या मुराद होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू या जो वेरिएबल उसमें है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो सकता है, क्योंकि 42 के दो फैक्टर बनते हैं 7 इंटू 6, जिनका डिफरेंस जो है वो 1 आ सकता है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स बन गए इसके। अब इसमें से आप x कॉमन ले लें, तो x इंटू एक्स प्लस 7
यहाँ से आप -6 कॉमन लें तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 7 कॉमन लिया यहाँ से और x माइनस 6 लिया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है -7, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 6। तो 6 और -7 ये ऑप्शन दिया गया है ई, -7 and 6, -7 and 6।